अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद अली राई, CEO ऑफ मार्कफ कंसल्टिंग दुबई। आज हम अपने ऑफिस में वेलकम कर रहे हैं आसिफ भट्टी साहब को, और आसिफ भट्टी साहब से एक छोटी सी इंट्रो डिस्कशन करेंगे मार्कफ की सर्विसेज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेलकम टू दुबई, वेलकम टू मार्कफ। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हाँ ठाक? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और सबसे आपके दफ्तर में आके, आपकी कंपनी में आकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको अपनी कंपनी के बारे में अगर आप ब्रीफ जो है ना वो इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि आजकल वीज़ों के इशू बने हुए हैं और पाकिस्तान में ये बहुत र्यूमर्स है। और आपको क्या लगता है कि मादी करीब में जो जैसे वीज़ा की सूरत हाल रही है, मुस्तकबिल करीब में इसमें बेहतरी आने की चांसेस है, और आपकी जो कंपनी है वो किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? क्या वो कंपनी फॉर्मेशन या टैक्स से रिलेटेड या गोल्डन वीज़ा के रिलेटेड आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ट्रस्टवर्दी इंसान का यहाँ पे होना पाकिस्तानियों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो आप इस सिलसिले में अपनी ज़रा लोगों को अगर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी, अप्रिशिएट फॉर द काइंड वर्ड्स। सर मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मार्कफ के हवाले से। हमने मार्कफ जो है ये इस्टेब्लिश की थी समवेयर इन 4th क्वार्टर अक्टूबर आई गेस 2014 में। सो इट्स ऑलमोस्ट 11 years वी आर इन द मार्केट। तो हमने ओवर द पीरियड जो मार्कफ को इस्टेब्लिश किया इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज, सो इट्स गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर आवर क्लाइंट्स। इसमें हम करते ये हैं कि अगर किसी हमारे क्लाइंट को रिस्पेक्टिव इज़ अ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग काम करते हैं, तो हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के दौरान में हमारा क्लाइंट हमसे हैप्पी रहता है, तो फिर हम उसको सर्विसेज जो बाकी बैक ऑफिस की सर्विसेज में, उसमें अकाउंटिंग है, टैक्स है, ऑडिट है, वो हम उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हमारे लिए विन विन ये होती है कि हमें 5-6 क्लाइंट्स नहीं ढूंढने पड़ते, और हमारे क्लाइंट के लिए अच्छा ये होता है कि उनको 5-6 कंसल्टेंट के साथ नहीं जाना पड़ता। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा बिजनेस मॉडल है, हम किसी को कोई सर्विस सेल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, हम कोई सर्विस नहीं बेचते, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट उसको जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करेंगे। हम उसको नहीं कहेंगे हमसे अकाउंटिंग करवा ले, टैक्स करवा ले, नो नो नो। हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि हमने यहाँ पे कंपनी बनानी है, कि हमारी ज़रा फ्री जोन में कंपनी बना दें। ठीक है, तो हम फ्री जोन में कंपनी बनाने की बजाय उसे ये कहते हैं कि सर हमें आप अपना बिजनेस मॉडल बताएं। ठीक है, आप इस कंपनी को बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि फ्री जोन आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं। ठीक है, फ्री जोन में सूट करेगी, ऑफ शोर सूट करेगी, मेन लैंड सूट करेगी, वो हम एडवाइस करते हैं। ठीक है। अब होता यह है कि चूंकि हमें उनका पूरा एक बिजनेस मॉडल पता होता है कि ये करना क्या चाहते हैं, हम इनके स्टाफ यहाँ पे कितना होगा, ये बिजनेस मॉडल ट्रांजैक्शन यहाँ पे दुबई में होंगी, इंटरनेशनल होंगी, या सिर्फ यहाँ पे ये पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, या सिर्फ आने जाने के लिए वीजा चाह रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट उनका बिजनेस मॉडल पता चल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इनको एडवाइस करते हैं, और फिर नॉट ओनली हम एडवाइस करते हैं, हम कंपनी बनाते हैं, वीजे उनके प्रोसेस करते हैं, बैंक अकाउंट खोल के देते हैं। ठीक है, और हम कोई हिडन चार्जेस नहीं रखते। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको एक पैकेज बेचती हैं 30,000 में, जी सारा कुछ शामिल है, 20,000 में सारा कुछ शामिल है। अब वो जब 20,000 या 30,000 में आप उनको पैसे दे देंगे, ठीक है, तो वो फिर आपसे कहेंगे कि ये जो पैसे थे इसमें आपको लाइसेंस दे दिया, अब अगर आपने हमसे बैंक अकाउंट खुलवाना है तो हम 8,000 रुपये आपसे लेंगे, 5,000 लेंगे, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट प्राइस है। हम ये वाला काम नहीं करते। ठीक है। हमारे 99.9% कस्टमर आज के दिन 11 साल में वो रेफरल बेस्ड है। ठीक है। बहुत सारे नॉन पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे इंडियंस हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ब्रिटिश नेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं, स्पेन से हमारे पास क्लाइंट्स हैं। तो ये सारे क्लाइंट्स वो हैं जो रेफरल बेस्ड हैं। एक हमारा हैप्पी क्लाइंट आता है, वो एक और बंदे को रेफर करता है, यार मैंने इनके साथ काम किया, दे आर गुड पीपल, वो हमारे पास एक और बंदा आ जाता है। तो ये हमने 11 सालों में एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की कोशिश की है कि हमारे क्लाइंट को 5, 6, 7, 8 कंसल्टेंट के साथ ना जाना पड़े। ठीक है। बहुत अर्ली डेज में जब हमने ये कंपनी बनाई तो हमारे साहब एक पाकिस्तानी थे, मैं उनका नाम उनकी प्राइवेसी की वजह से नहीं मेंशन करूंगा, उन्होंने सेफ जोन में एक कंपनी बनाई
ठीक है, और 33,000 किसी बंदे को दे दिया, ठीक है, और बाद में पता चला कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उस कंपनी से अचीव ही नहीं हो सकता, उनके पैसे ज़ाया हो गए सारे। जाहिर सी बात है वो उसको भी कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी के पास गया उसको जाके कहा मुझे कंपनी बना दे, उसने कंपनी बना दी। लेकिन चूंकि उस बंदे ने ये नहीं पूछा कि सारा आप इस कंपनी से करना क्या चाह रहे हैं, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव सारा वो लॉस्ट हो गया, दे लॉस्ट ऑल दिस मनी। फिर मेरे पास आए, मैंने उनसे वही जो मेरा एक स्ट्रेटजी होती है कि पूरा बिजनेस मॉडल समझते हैं, वो कंपनी बना के दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि गालिबन 8-9 साल से वो हमारे साथ लिंक है, और उन्होंने कमो बेश 2 दर्जन से ज़्यादा हमें क्लाइंट्स रेफर किए हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो खुद खुश हैं, वो दूसरे को बंदे को बताते हैं, जो दूसरा आता है वो तीसरे को बताता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दूसरा, ये पाकिस्तानी मार्केट से जो लोग आ रहे हैं, नॉर्मली उनका जो आजकल सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो गोल्डन वीज़ा है जी। तो गोल्डन वीज़े के लिए नॉर्मली जो मार्केट में यहाँ पे चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो ऑफ प्लान है जी। एक तो लोगों को बताएं कि बेसिकली ऑफ प्लान है क्या जी, दूसरा जो गोल्डन वीज़े की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और ऑफ प्लान के जरिए वो कितनी आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई जो है वो इस वक्त एफडीआई को इनकरेज कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और वो ये चाह रही है कोरोना के बाद कि लोग हमारे पास लॉन्ग टर्म में स्टे करें, चाहे आप एजुकेटेड हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, या कोई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, या आप एक इन्वेस्टर हैं, तो ये नहीं चाह रहे कि लोग आएं और फटाफट चले जाएं। तो वो लोगों को इंगेज करने के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उन्होंने एक गोल्डन वीजे का जो है वो एक पैकेज दिया। इनिशियली जो ये पैकेज था इसमें ये था कि समवन हैव टू पुट इन 2 मिलियन दिरहम इन प्रॉपर्टी और बैंक फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक में पैसे डाल दें और 2 साल, लेकिन उसमें था कि आपका जब तक वीजा रहेगा उस वक्त तक या तो आपको प्रॉपर्टी रखनी है या आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है। अच्छा, बैंक में क्या एक डाउन साइड उसकी ये है कि आपने बैंक में पैसे रखे वो 3-4%, 5% के ऊपर रखेंगे, तो वो 10 साल के बाद आपके वो 50% इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर वही पैसा आपने प्रॉपर्टी में डाला तो वो 10 साल में डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बैंक में तो डबल से ज्यादा नहीं होगी प्रॉपर्टी जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब इन्होंने पिछले कुछ 1 साल पहले या अप्रोक्सीमेटली 14-18 महीने पहले एक और फ्लेक्सिबिलिटी ये दे दी है कि आप इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टी में करें, लेकिन आपको 2 मिलियन अपफ्रंट पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 20% ऑफ द डाउन पेमेंट करें एंड यू आर एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीजा। अच्छा, मैं जब ये करूंगा आप एलिजिबल हैं, तो आपका मतलब ये कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी वाइफ को, बच्चों को, सब लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बच्चों में एक डेफिनेशन ये है कि जो बेटियां हैं वो जब तक मैरिड नहीं होती, चाहे 50 साल की हो जाएं, मैरिड नहीं है तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बेटों को आप 21 साल तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो 21 साल तक का जो बेटा है आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, और बेटियों की एज लिमिट नहीं है, उनको लिंक कर दिया उन्होंने कि वो मैरिड जब तक नहीं होती तो उस वक्त तक उनका फादर जो है उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका फायदा क्या है बेसिकली। अगर आप नॉर्मल कंपनी बना के या नॉर्मल एज ए एम्प्लॉय वीजा ले लेते हैं तो उसमें ये होता है कि हर 6 महीने के बाद आपको यूएई में आना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास गोल्डन वीजा है तो आप 10 साल के दौरान में, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, कभी भी आ सकते हैं। आपको वो वीजा रिटेन करने की जरूरत नहीं कि आपने हर 6 महीने बाद चक्कर लगाना जरूरी है, वो नहीं है। उसके बाद अगर एक नॉर्मल बंदा जिसके पास यहाँ पे एम्प्लॉय का वीजा है या चाहे उसके पास इन्वेस्टर का वीजा है, वो उसने घर का कोई मेड रखनी है, कोई खानसामा रखना है, कोई ड्राइवर रखना है, वो हायर नहीं कर सकता। या तो अपनी कंपनी से उनको वीजा देगा या उसको एक थर्ड पार्टी से मेड हायर करेगा। लेकिन बीइंग अ गोल्डन वीजा होल्डर आप प्रिविलेज हैं कि आप इन्फिनिट नंबर अपना घर का स्टाफ कर सकते थे। 2, 4, 5 की कोई लिमिट नहीं दी। आपको 10 ड्राइवर चाहिए आप 10 ड्राइवर रख लें, आपको 10 मेड चाहिए आप 10 मेड रख लें, आपको 10 सिक्योरिटी वाले बंदे चाहिए 10 रख लें। जितना हाउस होल्ड सपोर्ट स्टाफ है आप अपने वीजे पे, गोल्डन वीजे पे ही उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको एक सेपरेट कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। या 2 सवाल और है। एक सवाल ये है कि लेट्स सपोज आपको जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है या आप जो प्लान खरीदते हैं वो गोल्डन वीजे के लिए 2 मिलियन तक होना चाहिए जी। लेट्स सपोज अगर वो 4 बेड लेता है या 5 बेड लेता है 6 मिलियन तक चला जाता है जी। तो अगर वो 3 भाई हैं या फिर 3 फैमिली मेंबर हैं तो क्या तीनों भाई या 3 फैमिली मेंबर गोल्डन वीजे के लिए एलिजिबल हैं? अच्छा, यस। एक प्रॉपर्टी जो है वो 100 बंदा भी शेयर कर सकता है उसको। ठीक है। एक बंदे की गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी 2 मिलियन है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 मिलियन है तो 3 पार्टनर उस प्रॉपर्टी में जो हैं वो गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल है।
दूसरा ये 20% का आपने जिक्र किया है, ये डेवलपर की तरफ से कंडीशन है कि आप 20% डाउन देंगे या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन या अच्छा, अब इसको भी मैं और फर्दर एक्सप्लेन कर दूं तो ये 24% है प्रिसाइजली। ठीक है। 4% जो है वो लैंड डिपार्टमेंट की फीस है और 20% जो है वो डेवलपर को जाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी बुकिंग जो है वो 20% से होती है। ठीक है। अब जिस तरह इवन शायद पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, कुछ डेवलपर जो होते हैं वो कहते हैं आप 10% से बुकिंग करवा लें। ठीक है। लेकिन साथ में ये कहते हैं कि बाकी जो 10% है अपने 30 दिनों में 40 दिनों में देना है। ठीक है। तो जो बुकिंग की कंफर्मेशन है ना वो सब जगह पे 20% से ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी 20% आपने कम से कम पे करना है। ठीक है। और उसके बाद 20% ये और 4% लैंड डिपार्टमेंट का। 24% आप पे करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। वो का डॉक्यूमेंट आपको इशू होकर देन यू आर एलिजिबल फॉर। क्योंकि जब तक आपने 20% नहीं पे किया तो जो डेवलपर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चूंकि आप ऑफ प्लान है, ऑफ प्लान का मतलब मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, कुछ हो सकता है हमारे व्यूअर्स को ना पता हो। ठीक है। पाकिस्तान में जिसको हम इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपको 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में डिलीवर होगी फ्यूचर में, उसको दुबई में ऑफ प्लान कहते हैं। ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं वो ऑफ प्लान है। ठीक है। अब ऑफ प्लान में चूंकि आपको टाइटल डीड वो डॉक्यूमेंट है जिस तरह पाकिस्तान में रजिस्ट्री जिसको हम कहते हैं या अलॉटमेंट कहते हैं, वो तब इशू होगी जब आप उसकी पेमेंट पूरी करेंगे। ठीक है। जब तक आपने पेमेंट नहीं की उस दौरान में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसको एसपी कहते हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको यहाँ पे अकूद के नाम से जानते हैं, वो अकूद मिलेंगे तब जब आपने 24% पेमेंट की होगी। ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो चुका होगा। ठीक है। फिर लैंड डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि भैया ये साहब हैं, इन्होंने फलान डेवलपर के पास इस प्रोजेक्ट में ये चीज खरीद ली है। ठीक है। लेकिन जब तक वो अकूद नहीं बनेंगे, लैंड डिपार्टमेंट को फीस नहीं पे होगी, तो लैंड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। तो मिनिमम 20% डेवलपर को और 4% लैंड डिपार्टमेंट की फीस जब तक नहीं पे करेंगे, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, जो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में होता है कि नॉर्मली वहाँ जो पाकिस्तान में डेवलपर्स हैं वो जो कमिटमेंट्स करते हैं, 3 ईयर प्लान है या 5 ईयर प्लान है, तो नॉर्मली वो जो कमिट कर रहे होते हैं 3 ईयर 5 ईयर, उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं होता और वो डिलीवर भी नहीं कर पाते। तो दुबई में इसका क्या है सूरत हाल है कि जो वो कमिट करते हैं जितनी देर का वो टर्नओवर होता है वो उसमें वो डिलीवर कर पाते हैं, हैंड ओवर ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई ऐसा फोर्स किया जाता है? अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है वो लैंड डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा टाइट कंट्रोल है डेवलपर के ऊपर भी और बायर के ऊपर भी। ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान में तो डेवलपमेंट के जो हालात हैं वो ये है कि हमारे डेवलपर के पास लैंड होती नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ एक प्लॉट पकड़ते हैं, ठीक है, और उसका बयाना करते हैं और उसका प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं। ठीक है। और फिर वो जो उससे जो कलेक्शन आती है उससे आप प्लॉट की भी पेमेंट करते हैं। सोसाइटीज में भी ऐसा होता है कि आप 100 कनाल ले लेते हैं और 10,000 कनाल बेच के फिर पैसा कलेक्ट करके फिर आगे वो आप एक्वायर कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल है, वहाँ पे इसको बुरा भी नहीं समझा जाता, ये नॉर्मल है। ठीक है। यहाँ पे डेवलपर का लाइसेंस लेने के लिए ठीक है लैंड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। पहले आपके पास लैंड होगी तो आपको डेवलपर का लाइसेंस मिलेगा, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, सेल करने के लिए आपने 30% या तो प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, ठीक है, या 30% का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लैंड डिपार्टमेंट के पास रखना है। ठीक है। अगर आप लैंड को ओन करेंगे और उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 30% जो है वो लैंड डिपार्टमेंट को देंगे तो आपको एनओसी इशू होगा कि अब इसकी आप सेल प्रोसीड शुरू कर सकते हैं। न्यूज़ में, फेसबुक में, कहीं पे भी आप इसकी ऐड लगा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जैसे ही किसी भी बंदे ने, इंडिविजुअल ने पैसा पे किया डेवलपर को, तो वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाता है। ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन एस्क्रो अकाउंट है क्या। ठीक है। एस्क्रो अकाउंट इज अ जॉइंट अकाउंट बिटवीन द डेवलपर एंड द लैंड डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जो पैसा आता है वो उस अकाउंट में पार्क होता है जिसके ऊपर डेवलपर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान में तो क्या होता है कि अगर मैं डेवलपर हूं तो मैंने पैसा कलेक्ट कर लिया, मैं वो प्रोजेक्ट से पैसा निकालूंगा, किसी और प्रोजेक्ट में डाल दूंगा और ऐसे रोलिंग करता रहूंगा और फिर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद पैसा कमा के वापस आ जाऊंगा। अगर मैं बहुत ईमानदार और अच्छा होऊंगा तो पहला प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने वो प्रोजेक्ट लेट किया, ठीक है, तो आपको फायदा ही नहीं है लेट करने में। ठीक है। क्योंकि आपकी रैंकिंग जो है लैंड डिपार्टमेंट में वो भी नीचे जा रही है। ठीक है। और प्लस ये है कि वो जो पैसा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपने 2 अरब इकट्ठा कर लिया लेकिन 2 अरब तो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ। ठीक है।
آپ کو پیمنٹ وہاں سے تب ملے گی جب اسٹیج آف کمپلیشن ہوگی. ٹھیک ہے. جتنی آپ ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے, لینڈ ڈپارٹمنٹ اس کو ویریفائی کرتے ہیں, جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر آتے ہیں, وہ ویریفائی کرتے ہیں اور اس طرح پھر کانٹریکٹر کو پیمنٹ ہوتی ہے. سملرلی یہاں پہ تھرڈ پارٹی اس کو ویریفائی کرے گی, جیسے جتنی وہ کہہ دیں گے انہوں نے 20% کمپلیٹ کر دیا, وہ 20% کے حساب سے اسکرو اکاؤنٹ سے ڈیولپر کو پیسہ چلا جائے گا. تو ڈیولپر کو لیٹ کرنے میں نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پیسہ تو اس کے ڈسپوزل پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل ایک اور دوں گا. پاکستان میں اگر آپ جا کے ڈیولپر سے یہ کہیں گے میں آپ کو 100% پیمنٹ آج کرتا ہوں, تو وہ کہیں گے میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دے دوں گا. یہاں پہ آپ ایمار کے پاس چلے جائیں, ان سے کہیں سر یہ آپ کا 4 ملین کا ولا ہے, میں آپ کو 4 ملین کیش آج دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ دے دیں. کہتا ہے ڈسکاؤنٹ, کہتا ہے ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسہ تو اس کے پاس جانا ہی نہیں ہے, پیسہ چلے جائے گا اسکرو اکاؤنٹ میں. تو وہ کہتا ہے بھائی جان آپ اپنے پاس رکھیں, قسطوں میں مجھے پیسے دیں, مجھے آپ کے 4 ملین آج کے دن میں نہیں چاہیے. تو یہاں پہ گورنمنٹ کا بہت اچھا کنٹرول ہے, اور وہ ٹرسٹ لیول یہ ہے کہ جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ساری ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ نے کتنے کا لیا, کتنے کا بیچا, وہ پبلک ڈاٹا ہے, ہر بندے کو اویلیبل ہے, کوئی ہڈن نہیں ہے اس میں. اور اس کے اوپر پوری دنیا سے, ہم پاکستان کو تو کمپیئر ہی نہیں کرتے, آپ اس کو کمپیئر کریں گے ایک بندہ جو انویسٹر ہے, جو یورپی یونین سے کہیں سے آتا ہے, کوئی یو ایس اے سے آتا ہے, یو کے سے آتا ہے یا آسٹریلیا سے آتا ہے, تو وہ ان سٹینڈرڈ کو بھی جب کمپیئر کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہے ان کنٹریز کے حوالے سے بھی. تو جو ٹرسٹ لیول ہے دبئی مارکیٹ کے اوپر یا لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ریگولیشنز کے اوپر, وہ انپیرلڈ, مطلب بالکل ان کمپرومائزڈ ہے, کسی طرح کا کوئی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ان ٹائم ڈلیوری ہے 100%. اور اگر کسی صورتحال میں ایسا ان ٹائم ڈلیوری نہیں ہوتی تو اگر وہ لیٹ ہوگا تو وہ رینٹل انکم اس کی پے کرنے کی پابند ہے نہیں ہے. وہ اس میں بیسیکلی اس میں فائن ہوتے ہیں, لیکن وہ اس میں 3 to 6 منتھ کا ٹائم ہے, اگر اتنا ہوتا تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے, اس کے بعد ہوگا تو پھر ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح کا وہ پریکٹس ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو پھر میں ٹیکنیکلی سمجھتا ہوں وہ تو پھر 2 نمبری والا کام ہے نا, کہ ٹھیک ہے میں ڈیلے کر دیا نا تو میں 2 سال ڈیلے کرتا رہوں, آپ کو وہ پیسے پے کرتا رہوں. وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ بھی آپ نے ڈیلے کرنا ہے, تو لینڈ ڈپارٹمنٹ اس سے یا تو وہ پروجیکٹ واپس لے کے کسی اور کو دے دے گا, لیکن اسی کو ان اوپن نہیں چھوڑتے کہ بھی آپ نہیں ڈیلیور کر رہے تو آپ صرف دیتے رہیں, لوگوں کو رینٹ دیتے رہیں اور آپ لیٹ کرتے رہیں. ناٹ الاؤڈ, یہ فراڈ ہے, الاؤڈ ہی نہیں کرتے اس کا. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے آپ کو کوئی کویسچن ہو گولڈن ویزے کے حوالے سے, یا ادھر ریئل اسٹیٹ میں آپ نے کمپنی فارمیشن کرنی ہے, تو آپ بلا جھجک جو ہے وہ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ آپ ان باکس کر سکتے ہیں, آپ کو ان کا نمبر شیئر کر دیا جائے گا, اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب, ریئلی اپریشیٹ فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹ اینڈ گڈ ورڈس. ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم آنیسٹ اوپینین دیتے ہیں, جو مشورہ ہمیں صحیح لگتا ہے ہم وہی مشورہ دیتے ہیں. اپنے انٹرسٹ سے پہلے ہم کلائنٹ کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں. ہمارے دیکھنے والے کسی کو کوئی کوئری ہو وہ آصف صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بھٹی صاحب سے اس معاملے میں مل سکتے ہیں, اور کسی طرح سے آپ کی کوئی کوئری ہو تو آپ بھٹی صاحب سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے نمبر گیون ہیں, آپ کو جو کنوینئنٹ لگے آپ ایزیلی اس میں سے جو کمفرٹیبل ہے آپ بھٹی صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے, آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے, ہم آپ کو پوری انفارمیشن دینے کی پابند ہیں. سو نصیب, ریئلی اپریشیٹ سر, سو نصیب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.